नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। गुरुग्राम से बड़ी खबर। सीबीआई स्पेशल कोर्ट के पूर्व जज गिरफ्तार हुए हैं। पूर्व जज सुधीर परमार को गिरफ्तार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी हुई है। पूर्व जज की गिरफ्तारी M3M प्रकरण नाम आने के बाद जज को सस्पेंड किया गया था और अब गिरफ्तारी हुई है। पूर्व जज सुधीर परमार को गिरफ्तार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूर्व जज की यह गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इससे पहले सस्पेंड भी किया गया था और अब गिरफ्तारी M3M प्रकरण में नाम आने के बाद जज को सस्पेंड कर दिया गया था। गुरुग्राम से आपको खबर बता रहे हैं। सीबीआई स्पेशल कोर्ट के पूर्व जज की गिरफ्तारी। पूर्व जज सुधीर परमार की गिरफ्तारी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट के पूर्व जज गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता रहे हैं। पूर्व जज सुधीर परमार को गिरफ्तार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह गिरफ्तारी। तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूर्व जज की गिरफ्तारी की गई है। M3M प्रकरण में नाम आने के बाद से सस्पेंड कर दिया गया था और अब गिरफ्तारी। तो पूर्व जज सुधीर परमार को गिरफ्तार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये गिरफ्तारी की गई है। M3M प्रकरण में नाम आने के बाद से सस्पेंड कर दिया गया था पूर्व जज की गिरफ्तारी, क्योंकि इसमें दोषी पाया गया और इस वजह से ये गिरफ्तारी की गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ये गिरफ्तारी हुई है सुधीर परमार की, जो कि पूर्व जज हैं। M3M प्रकरण में पहले ही सस्पेंड किया जा चुका था और अब सीबीआई स्पेशल कोर्ट के पूर्व जज की गिरफ्तारी हुई है। गुरुग्राम से आपको खबर बता रहे हैं। तो फिलहाल गिरफ्तारी के बाद आगे क्या कुछ सख्त कार्रवाई होगी, ये देखना होगा। पूछताछ पूर्व जज सुधीर परमार को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर। रुक करते हैं यूपी विधानसभा का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। और यही नहीं, डबल इंजन सरकार ने एक और काम किया है। प्रयागराज में भी एक भूमाफिया की जमीन को मुक्त करा करके 76 गरीबों को वहां भी आवास दिया है। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर अब उसी सच्चाई पे हम आ जाते हैं जिसको कह रहे हैं कि क्या किया है। सिंचाई की बात मैं करता हूं। मैं मानता हूं कि वहां 12 से 17 के बीच में, चाचा भतीजे के बीच में द्वंद्व का शिकार उत्तर प्रदेश के लोग होते रहे और यही कारण था कि भतीजे को लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि चाचा हावी हो जाएं, इसलिए पैसा ही नहीं देते थे। पैसा ही नहीं देते थे। परिणाम था सिंचाई 12 से 17 के बीच में। आ रहा हूं बहुत चिंता मत करो, आपकी सारी जिज्ञासाओं को दूर कर दूंगा एक झटके में। अभी एक एक करके 8 परियोजनाएं पूर्ण हो पाई थी 12 से 17 के बीच, और 17 से 22 के बीच में हम लोगों ने 20 परियोजनाओं को पूरा किया है। सिंचन क्षमता 12 से 17 के बीच में
1,95,900 हेक्टेयर को हुआ। 1,95,900 हेक्टेयर। और 17 से 22 के बीच में 23,17,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अतिरिक्त सुविधा प्राप्त हुई है, जिससे 44 लाख किसान सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं। वही मैं कह रहा हूं ना, तो देखिए सच्चाई हमेशा थोड़ा कड़वी होती है और सत्य को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। वही मैं कह रहा हूं ना महोदय। इसी प्रदेश के अंदर कुल जो नलकूप हैं, राजकीय नलकूप और निजी क्षेत्र में नलकूप, काफी बड़े पैमाने पर है। यद्यपि जहां पे नहरों का संचाल नहीं बच पाया है, बड़ी यानी नहरें नहीं जा पाई, रजवाहा नहीं जा पाए, गोल नहीं जा पाए, उसके अनुक्रम में वहां पर किसानों ने पहले से ही, प्रगतिशील किसान रहा है, खेती बाड़ी प्राचीन काल से ही, मां गंगा की इतनी कृपा रही कि यहाँ की जो भूमि थी अत्यंत उर्वरा थी। लोग खेती बाड़ी में विश्वास करते थे, परिश्रम पर विश्वास करते थे। अपने पुरुषार्थ से उन्होंने इस धरती से उस कालखंड में अन्न उत्पादन के माध्यम से अपनी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया था। और यहां पर प्रदेश में भी हम लोगों ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया। कुल निजी नलकूप प्रदेश के अंदर 14,65,600 से अधिक है। निजी नलकूप को पहली बार इन सभी किसानों को प्रदेश के अंदर गत वर्ष हम लोगों ने विद्युत बिल में 50% की छूट दी है। पहली बार किसानों को यह सुविधा प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या कर रहे थे लोग? इन लोगों के पास किसानों के लिए कोई यानी किसानों के हित में करने के लिए कुछ भी नहीं था। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ करना भी नहीं चाहते थे। आप तो अभी इससे पहले तो वहां से बोलते थे, अब जो है फिर रोज रोज अपना चले। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा वहीं बैठे रहें। और मौजूद 23-24 के लिए हम फीडर को अलग कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हम लोग सभी उन निजी नलकूप लगाने वाले अन्नदाता किसानों को फ्री में बिजली उपलब्ध करवा सकें। हमने बजट का प्रावधान कर लिया है। 1500 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान हम कर चुके हैं। फीडर के सेपरेशन की कार्रवाई चल रही है और इस समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। प्रदेश के अंदर इसके साथ ही प्रदेश सरकार के द्वारा जो तमाम अन्य कार्यक्रम किए गए, इसमें नलकूपों के सोलर पंप के माध्यम से उन्हें सोलराइज करने की कार्रवाई, अब तक हम लोगों ने 45,342 ऐसे किसानों को इससे आच्छादित किया है और 23-24 के लिए 30,000 किसानों को इसके साथ जोड़ने की कार्रवाई हमारी प्रचलित है। प्रदेश के अंदर टेल तक पानी पहुंचाने की कार्रवाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ी है। मैंने पहले ही बता दिया था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भी 23 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई के अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के साथ ही प्रदेश के अंदर जल संरक्षण इसी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मैं तो महोदय खासतौर पर चेक डैम निर्माण के लिए 1546 चेक डैम का निर्माण इस दौरान किए गए। 395 तालाब बनाए गए। लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से 1234 तालाब बनाए गए।
और प्रदेश के अन्य विभिन्न विभागों के माध्यम से ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नगर विकास, अन्य के द्वारा भी अलग अलग समय में जो तालाब बनाए गए और अमृत सरोवर के माध्यम से भी हम लोगों ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। 30,642 तालाब बनाए गए। भूगर्भ जल विभाग के माध्यम से भी 57 तालाब बनाए गए। अन्य विभागों के द्वारा भी इसमें सहयोग किया गया, जिसके माध्यम से भी 13,666 यहाँ पे अमृत सरोवर के निर्माण की कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। 34,974 कार्य अब तक पूरे किए गए हैं। रीयूज एंड रिचार्ज स्ट्रक्चर के लिए भी 30,739 कार्यक्रम किए गए और हर जनपद में उन नदियों को जो कभी नदी के शकल में थी, बाद में एक समय के साथ वे समाप्त सी हो गई थी, उन्हें पुनर्जीवित करने की कार्रवाई 9 नदियों को अब तक पुनर्जीवित किया गया है और लगभग 66 पे यह कार्य हमारा वर्तमान में चल रहा है, जिन्हें हम पुनर्जीवित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। भूगर्भीय जल के स्तर में सुधार लाने के लिए भी प्रदेश सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं और इस कार्यक्रम को भी प्रदेश सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। महोदय, प्रदेश ने विद्युत की आपूर्ति क्या स्थिति थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2017 के पहले और 2017 के बाद विद्युत की आपूर्ति पहले जिला मुख्यालयों पे, और वह भी वीआईपी डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, यानी डिस्ट्रिक्ट भी वीआईपी हुआ करते थे। उन जिलों में बिजली मिलती थी, शेष जिले उससे वंचित रहते थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में एक समान विद्युत की आपूर्ति की जा रही है और इसमें जिला मुख्यालयों पे 23 से 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पे 20 से 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18-19 घंटे की विद्युत की आपूर्ति अप्रैल 2017 से सरकार लगातार कर रही है। मजरों की विद्युतीकरण की कार्रवाई 1,21,000 से अधिक मजरों को विद्युतीकरण से युक्त किया गया, इस दौरान किया गया। प्रदेश के अंदर 33/11 के केवीए के 1528 सब स्टेशन की स्थापना भी की गई। प्रदेश के अंदर 1,58,00,000 घरों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने के कार्य किए गए और 3,99,800 से अधिक किसानों को निजी नलकूप के कनेक्शन भी दिए गए। ग्रामीण क्षेत्र में भी और अन्य तमाम प्रकार के हुए थे। इसी से अनुमान लगा सकते हैं 15-16 में जो इनका पीक आवर होता था पावर का, पीक डिमांड जो होती थी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, वह 12,300 मेगावाट की होती थी और 2023 में जब हम लोग हैं, आज पीक में डिमांड है 28,284 मेगावाट। यानी ये दिखाती है कि पिछली सरकार के पास विकास का कोई अपना एजेंडा नहीं था, व्यक्तिगत एजेंडा था। व्यक्तिगत एजेंडा परिवार का एजेंडा था। और आएंगे ना, बहुत सारी जगह आऊंगा मैं उस पर भी, अभी उस पर भी आ रहा हूं महोदय। इसके अलावा प्रदेश के अंदर जो पावर सप्लाई में जो लॉस था, उस लॉस को भी काफी कम किया गया। यानी 2017 के पहले ये लगभग 22% था और
2017 के पहले, आज 2023 में जब हम लोग आए हैं, ये लगभग 17% के आसपास है। ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के स्तर पर कुछ रिफॉर्म भी हो रहे हैं और कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अगर हम प्रदेश के अंदर बिजली के मीटर की भी व्यवस्था देखेंगे तो पहले 2017 के पहले 1 करोड़ 8 लाख विद्युत के मीटर थे। आज 3 करोड़ 27 लाख से अधिक विद्युत के मीटर भी संयोजित किए गए हैं और इनकी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। महोदय, अगर प्रदेश के अंदर अगर हम लोग प्रदेश के अंदर इस कार्रवाई को आगे देखेंगे तो विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में 12 से 17 के बीच में 4,839 मेगावाट के विद्युत के उत्पादन की क्षमता इन लोगों ने अर्जित की थी और इस समय हम लोगों ने अर्जित की है 5,820 मेगावाट और साथ साथ 1,600 मेगावाट के ओवराल तापीय परियोजना को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की कार्रवाई को भी एनटीपीसी के साथ प्रारंभ की है। हमारा अनुमान है कि हम लोग बहुत शीघ्र इस परियोजना को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और प्रदेश की आने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ये इकाइयां महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। प्रदेश के अन्नदाता किसानों की ये चर्चा कर रहे थे। महोदय, अन्नदाता किसान की जो स्थिति है प्रदेश के अंदर, मुझे आश्चर्य होता है एमएसपी क्या होता है। नेता विरोधी दल को संभवतः मालूम नहीं होगा, मालूम होना चाहिए। शिवपाल जी, थोड़ा आपको बताना चाहिए था। महोदय देखिए, धान 2014 में जो कह रहे थे कि कितना दाम बढ़ा है और उस समय की स्थिति क्या थी 2014-15 में ही मैं देखता हूं, धान की जो एमएसपी थी वह थी 1360 रुपये धान सामान्य में। शिवपाल जी, आप इसके बारे में कुछ जानकारी रखते होंगे, आप थोड़ा सुन लीजिए। आज महोदय उसी धान की एमएसपी 23-24 में सरकार ने 1360 की बजाय 2183 रुपये सीधे किसानों को दिए। हाँ, मैं आऊंगा उस पे भी, मैं आऊंगा, मैं उस पे भी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। धान ग्रेड ये 1400 एमएसपी थी और आज 2203 रुपया वर्तमान में दी जा रही है। ज्वार हाइब्रिड 1530, वर्मा जी नोट करिए, 1530, हाँ नोट कर लीजिए ना आपके लिए, 3180 रुपये, 3180, 1530 का 3180 रुपया। ज्वार 1550, ये मलडंडी जो है 1550, ये 14-15 में था, आज इसका एमएसपी दिया जा रहा है 3225 रुपया। बाजरा खाएंगे सेहत ठीक होगी। 1250 इसका एमएसपी था, आज पैसा दिया जा रहा है 2500 रुपया। क्या दोगुना नहीं है क्या? मक्का, इनके समय में मक्का का दाम दिया जाता था, वह भी प्रोक्योर नहीं किया जाता था। मक्का का प्रोक्योरमेंट हमारी डबल इंजन की सरकार ने प्रारंभ किया था, समाजवादी पार्टी सरकार ने नहीं। अभी आता हूं उस पे भी, घबराओ मत, उस पे भी आ रहा हूं मैं।
1310, एमएसपी 1310 और इस समय दिया जा रहा है 2090 रुपया। उड़द 4350 और आज मिल रहा है 6950। मूंग 4600 और इस समय दिया जा रहा है 4558। अरहर 4350 आपके समय में और वर्तमान में 7000 रुपया। तिल समाजवादी पार्टी सरकार में दिया जाता था 4600 रुपया और आज दिया जा रहा है 8635 रुपया। और ऐसे ही मैं रबी की फसल के बारे में भी बता देना चाहता हूं। एमएसपी कितना बढ़ा है, संभवतः नेता विरोधी दल को रबी और खरीफ का अंतर महसूस नहीं होता होगा। फसल थोड़ा मैं आ रहा हूं ना उस पे भी, मैं आ रहा हूं उस पे, आप चिंता मत करो। का प्लांट एक नहीं बनाया, मैं सुन रहा था शायद बता देंगे, एक प्लांट नहीं बनाया इन्होंने, एक नहीं बनाया इन्होंने। महोदय गेहूं एक मंडी बनाई हो तो बता दें, अध्यक्ष महोदय एक मंडी बनाई हो तो बता दें। वो भी आता हूं मैं, आपकी इन सभी शंकाओं को दूर करूंगा भी। गेहूं समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 1450 रुपये, आज 2125 रुपया। जौ 1750 रुपये समाजवादी पार्टी की सरकार के गेहूं समय तो 5 कंपनियों ने खरीद लिया। 1735 रुपया। अध्यक्ष महोदय माननीय नेता प्रतिपक्ष, लेकिन किसान को क्या मिला? सब लोग शांत है ना। अरे 5 कंपनियों ने पूरा गेहूं खरीद लिया इनका। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कंपनियों ने गेहूं खरीद लिया। आज 5335 रुपया। अरे जब आप बोले सब लोग शांत है ना। मसूर, सुनिए, आप बात सुनिए, आप बात सुनिए। सुनने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए बात सुनिए तो महोदय। सही। मसूर 3075 रुपये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय रेट मिल रहे थे किसानों को, आज किसानों को रेट मिल रहे हैं 6000 रुपया। सरसों, लाई सरसों 3100 रुपया समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, आज दाम मिल रहे हैं 5450 रुपया। और महोदय आप अगर हम इनको बताएं कि कितना प्रोक्यूरमेंट हम लोगों ने कब किया है, तो संभवतः इनकी आंखों को खोलने के लिए ये आंकड़े भी बहुत होंगे, अच्छे होंगे। और हम आ रहा हूं महोदय, 12-13 में जो धान और गेहूं का प्रोक्यूरमेंट हुआ था, धान का मैं बताऊं 12-13 में खरीद लक्ष्य से ही रखा गया था 25 लाख टन का, और एक भी किसान से नहीं खरीदा गया था, सभी आड़तियों के माध्यम से खरीदा गया था। मैं आ रहा हूं ना शिवपाल जी, मैं आ रहा हूं उसी पे। हाँ, मैं आ रहा हूं उस पे। देखिए 17 के पहले कहीं भी प्रोक्यूरमेंट सेंटर नहीं लगते थे। अंतिम प्रोक्यूरमेंट सेंटर स्थापित हुए थे जब माननीय राजनाथ सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय उन्होंने किसानों से सीधे खरीदने की व्यवस्था की थी और उसके बाद से यह व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई। आज प्रदेश के अंदर धान के लिए भी, गेहूं के लिए भी, मकई के लिए भी, बाजरा के लिए भी बाकायदा प्रोक्यूरमेंट सेंटर स्थापित होते हैं। एमएसपी का दाम दिया जाता है। मंडी शुल्क को 2% से 1% भी हम लोगों ने किया। और यही नहीं किया,
सरकार ने इससे भी आगे जाकर के व्यवस्था बनाई कि अगर किसान की उपज का दाम मार्केट में ज्यादा है तो किसान को मार्केट में अपनी उपज को बेचने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसमें कोई कैप नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की उस पर कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए। तो जिन अहम मुद्दों को सदन में उठाया गया नेता प्रतिपक्ष की तरफ से यानी कि अखिलेश यादव ने उठाए, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों का मुद्दा, उसी पर पलटवार करते हुए जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।